लो, आज हम अपने दर्शकों को मिलाने जा रहे हैं संगीत प्रोफेसर श्री चमनलाल जी भल्ला के साथ, जिन्होंने लुधियाना छोड़ पूरे पंजाब में अपनी संगीत की सेवाओं से बहुत से अपने विद्यार्थियों को ठीक मंजिल तक पहुंचाया और संगीत की सही शिक्षा दी और उनको अपने फील्ड में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भल्ला जी, मैंने जो बोला वो ठीक है जी, या आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो तिवारी साहब आपको और इस चैनल के सभी श्रोताओं को मैं अपना नमस्कार करता हूं। और आप ने जो भी कहा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से संगीत के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो जो भी आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। और जो जो किया, जो जो मैं आपको बताऊंगा, उससे स्पष्ट होगा कि मैंने संगीत में क्या किया और संगीत के लिए क्या कर रहा हूं। भल्ला जी, ये संगीत जो है आपके दिमाग में कब से आया और कब से आप संगीत के साथ जुड़े हुए हैं? तिवारी साहब, बात यह है कि हमारे ख़ानदान में संगीत को किसी ने अपनाया नहीं और ना ही किसी को परमात्मा की कुछ देन थी। ये क्योंकि मैं नेत्रहीन हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ हो सकता है परमात्मा ने मेरे में ये आँखों की या ज्योति की कमी रखी, और उससे बढ़ के जो मुझे संगीत का क्षेत्र मेरे लिए चुन के मुझे भेजा, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे लिए संगीत का क्षेत्र, आपने कहा कि कब शुरू हुआ या कब जुड़े, तो ये तो कोई पता नहीं लगा। असल में बचपन में ही मैं नेत्रहीन था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ, उस समय पाकिस्तान से आए तो रास्ते में मेरी आँखों की ज्योति जाती रही। उस समय मैं लगभग 7-8 महीने का था। तो ज्योति जाने के बाद माहौल उस समय इस तरह का था कि डॉक्टर को दिखाया, वो कहने लगे कि अब इनकी रोशनी आ नहीं सकती। तो खैर, जो भी है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। 5-4 साल की उम्र में ही मुझे जहाँ भी मंदिर में या किसी के घर विवाह पर स्पीकर बजते थे, तो मैं उनकी तरफ बड़ा आकर्षित होता था और अपने बहन भाई को साथ लेके वो सुनते रहना, मंदिर में बैठना। यानी शुरू से ही संगीत का कुछ बीज मेरे अंदर था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी माताजी के साथ मंदिर में था, तो एक लेडी मिली उनको। उन्होंने कहा कि मेरा भी बेटा ब्लाइंड है, नेत्रहीन है, तो हमने उसको अमृतसर में छोड़ा है पढ़ने के लिए। तो मेरे माताजी ने घर पिताजी से बात की और फिर प्रोग्राम बन गया, और मैं लगभग 9 साल की उम्र में वहाँ दाखिल हो गया, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड। तो आप ये देख लीजिए कि वहाँ संगीत, पढ़ाई, जो और काम थे सब चलते थे। तो मैं तब से संगीत के साथ जुड़ा हूँ। हाँ, ये है कि संगीत सुनने का और संगीत जहाँ भी कुछ कान में अच्छी आवाज़ पड़ती थी, वो शौक़ मेरे को तब से ही रहा, और तब से मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। और संगीत की सेवा इसी तरह से खुद सीख कर, और अब कोशिश ये है कि लोगों को सिखाया जाए, और काफ़ियों को सिखाया जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और संगीत में अपना नाम कमा रहे हैं। यही मैं चाहता हूँ। तो एक मिनट भल्ला साहब, तो आप हमें पहले ये बताएं कि आपने संगीत की पहली डिग्री कहाँ से और कब ली? मैंने जैसे आपको बताया कि संगीत जब स्कूल में दाखिल हुआ, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर, ये 6 साल तक की डिग्रियां मैंने इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यानी अमृतसर में अंध विद्यालय में ही की। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की ये डिग्रियां हैं। ठीक है जी। मैंने तबले की भी डिग्री कर ली थी, और इधर मैंने पढ़ाई में मैट्रिक पास कर लिया था। मैं रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन में तबला इंस्ट्रक्टर के तौर पे लग गया। रोहतक में?
यानी कि अमृतसर में आप बोल रहे थे मैं रहता था, लेकिन रोहतक चले गए। हाँ, क्यों मेरा वैसे घर जालंधर था, तो जालंधर से मैं शिफ्ट हो गया रोहतक। आपको हैरान नहीं होगी कि मैं वहाँ अकेला रहा और अपना मैनेजमेंट सब खुद करता रहा। नेत्रहीन होते हुए सब कुछ मैंने खुद किया, अपना रहना सहना तैयार होना। जिंदगी की समस्याओं से जूझना आपका बचपन से ही आपने सीख लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अब एक लेकिन आपने सोचा कि ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाना है, और यही जो आपकी तमन्ना थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ करके लाना, उन्हीं प्रयासों ने रंग लाया और आप संगीत प्रोफेसर बन गए। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आपको बात बताऊं कि मैंने कभी कुछ किया नहीं था, तो जब मैं रोहतक पहुंचा तो मैंने एक पीतल का स्टोव खरीद लिया। स्टोव में देखिए तेल डालना, उसको जलाना मैंने एक बार समझ लिया किसी से, और फिर मैं रोज़ दूध अपना गर्म करना, चाय बनानी स्टोव पे, सब कुछ खुद अकेला करता रहा। ये एक परमात्मा की दी हुई शक्ति थी और वो आज तक भी कायम है। कोशिश ये होती है कि मैं अपना काम खुद करूं, और जो काम हाथ से हो सकता है वो करूं, और जो काम नज़र से होता है वो किसी की मदद लूं। तो कोशिश यही रही है। आपको एक छोटी सी बात, अब की बात बताता हूं कि मैं जहां अब रह रहा हूं अपने घर में, इस मेरी उम्र लगभग इस समय 75 साल है, तो मेरे कमरे वो बाथरूम का ना गीज़र ख़राब हो गया, उसका स्विच ख़राब हो गया। तो मैंने कहा छोटे से काम के लिए क्या बुलाना है किसी को। मैंने स्विच मंगवाया और मेन स्विच को बंद किया, शीट को खोला, और जो तारें पुराने स्विच में लगी हुई थीं उसी तरह से निकाल के नए स्विच में लगा के वो फिक्स कर दिया, और मैं कामयाब हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यानी कि जो काम आंखों वाले करने से डरते हैं, आपने ब्लाइंड होते हुए भी वो काम इस उम्र में कर लिया। यानी कि ये इच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अगर इंसान में इच्छा शक्ति हो तो वो कुछ भी कर सकता है किसी भी स्टेज में। कर सकता है। अर्श जो है ना जी, वो इंसान को पता नहीं क्या क्या कुछ दिलवा दे, और मन में लगन, शक्ति और उत्साह, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि जो काम आदमी नहीं भी कर सकता वो भी कर सकता है इन दिन। जी, पहले संगीत की तरफ चलें कि आपने संगीत की, रोहतक से फिर आ जाए, रोहतक कॉलेज में रहते हुए आपने संगीत की शिक्षा फिर से लेनी शुरू की जी? हाँ, वो ऐसे था कि मैंने रोहतक कॉलेज में रहते हुए किसी से नहीं सीखा। मेरा गुरु रेडियो और रेडियो था ज़्यादा, रेडियो को खूब सुना, और क्योंकि वहाँ टीचर लोग पढ़ाते थे बच्चों को, तो मैं अभ्यास भी करता रहता था बॉस अपना। तो मैंने मैट्रिक पास था, फिर प्रेप की, प्री यूनिवर्सिटी, फिर बीए किया, फिर एमए किया, ठीक है जी। वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों में, सितार मेन और गाना दोनों में किया। और फिर संगीत क्योंकि प्राप्ति हो गई थी, डिग्रियां हो गई थी, बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको बताया ना, मेरी स्टूडेंट ने बताया था कि निकली है पोस्ट, तो मैंने कहा अप्लाई कर देते हैं। फॉर्म मंगवाया, अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। इंटरव्यू दी और मेरी सिलेक्शन हो गई यहाँ। ठीक है जी। तो फिर यहाँ ज्वाइन किया, और तब से यानी सन 1973 नवंबर में मैंने ज्वाइन किया, और 2007 नवंबर में मैं रिटायर हो गया। इसके बीच बीच में जो हुआ वो अब आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा। शादी, देखो जी, मेरा मत ये है, मैंने जो संगीत सिखाया लोगों को, मैंने तानसेन तैयार नहीं किए, मैंने कानसेन तैयार किए। यानी संगीत सुनने वाले लोग जो है ना, ज़्यादा संगीत अच्छी तरह से सुनने वाले, वो तैयार किए। और तानसेन यानी संगीत की जिनको नॉलेज है वो ज़रा कम थे, क्योंकि संगीत लोग सीखते कम हैं, खिंचाव कम होता है। यानी कि आपका कहने का मतलब यहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि मेरे को संगीत की उतनी ही नॉलेज है जितनी कि संगीत की को मेरे बारे में नॉलेज है। ना संगीत मेरे बारे में कुछ जानता, ना मैं संगीत के बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ तक आपकी बातों से पता चलता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि संगीत गाने से या बजाने से पहले उसका अच्छी तरह से श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, समझ होना। मैंने ठीक बोला जी? बिल्कुल, श्रोता होना, समझ होना, संगीत में क्या क्या चीज़ें हैं।
अब मैंने देखो यूनिवर्सिटी के बाद रेडियो के टेस्ट पास किए, दूरदर्शन और रेडियो पर मैं प्रोग्राम देता रहा, अब तक भी कर रहा हूँ, और सितार बजाता रहा। गाने में गीत, गज़ल, भजन, शबद और क्लासिकल म्यूज़िक में राग, ये सब कुछ चलता है। मैं अप्रूव हूँ, रेडियो का ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ मैं। और आम हमारे टीचर जो कॉलेजेस में काम करते हैं वो सिर्फ यही समझते हैं कि कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया बस बहुत है, अपनी तरक्की नहीं करते। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि भाई मैं परफेक्ट हो गया हूँ। मैं अभ्यास करना, बाहर की चीज़ों को देखना, रेडियो में लोगों को, नए नए दूसरे प्रदेशों के लोगों को सुनना, दूसरे कलाकारों को सुनना, ये सुन कर प्राप्तियाँ हुई हैं। और आपको ख़ास बात ये बताऊं कि कोरोना पीरियड में मैंने 215 के करीब वीडियो बनाए, और उन वीडियोस में इतना मज़ा रहा, गीत, गज़ल, भजन, शबद, फिल्मी गीत, सितार, वायलिन, क्लासिकल म्यूज़िक। ख़ास ये बात थी कि क्लासिकल म्यूज़िक जो मैंने गाया बजाया, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, उसके साथ तबला अकम्पनीमेंट मैंने खुद किया, और इतना मज़ा आता है। मैं आपके तबला भी आपने खुद बजाया और गाना भी आपने खुद गाया, ये कमाल की चीज़ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा करना इतना सरल नहीं है मेरे को ये लगता है। ये मैं फिर पुरानी बात की तरफ आपको ले जाता हूँ। रोहतक में जो 6 साल मैंने तबला इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम किया ना, उसमें मेरी कदर, जो मेरे साथ टीचर थे बहुत मेरी कदर करते थे, और मुझे इतना तबले के साथ गाने का मज़ा आने लगा कि वो मेरी हेल्प लेते थे बच्चों को सिखाने के लिए, बहुत गाने के साथ साथ, तबले के साथ साथ गाने की हेल्प लेते थे सारी। तो ये सब यही कारण है कि लगाव, लगन, खिंचाव संगीत की तरफ। और अब तक भी मैं खुद गाता बजाता हूँ, पर मैं फिर भी लोगों को रेडियो और दूरदर्शन या टीवी पे सुन के असेस करता हूँ कि कौन कहाँ है, क्या चीज़ चल रही है। अब संगीत के बारे में शायद आप भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि संगीत की जो दशा है, संगीत की दशा इस समय है जो, वो क्या है? कभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संगीत की जो दशा हुई है उसमें लोग जिम्मेवार हैं या संगीतज्ञ जिम्मेवार है? उनमें ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी है कि हम लोगों को नहीं समझाए पाए या लोगों का ट्रेंड बदल गया? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बात ये, कमी दोनों पक्षों में है। पैसे की होड़ लगी हुई है, लोग सोचते हैं कि पैसा कमाया जाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से कमाया जाए। तो बच्चे जो सीखने वाले हैं, उनके पेरेंट्स और बच्चे खुद भी, वो सोचते हैं कि हम 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में लाइव शोज़ में भाग लें, टीवी शोज़ में हम आते रहें। पर वैसे मैं ये बताता हूँ जी तिवारी साहब आपको, संगीत जो पढ़ाई करते हैं ना हम, उससे भी एक मुश्किल पढ़ाई है। कि भारतीय जो है शास्त्रीय संगीत, उसका पतन करने में जो पूरे टीचर नहीं थे उनका सिखाना भी एक वजह बनी है। बिल्कुल, बात यह है कि लोग, टीचर जो हैं, पूरा ज्ञान ना रखते हुए सिखाना जो शुरू कर देते हैं, वो संगीत का सत्यानाश है। संगीत की पूरी, जिनको खुद नॉलेज नहीं है, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो वहाँ भेजा जाए जहाँ उसको संगीत का प्रॉपर नॉलेज मिले, क्योंकि घर में हॉस्पिटल तो हो नहीं सकता। हॉस्पिटल में जाएंगे इलाज मिलेगा प्रॉपर सब कुछ, अगर संगीत की एकेडमी में जाएंगे तो घर में सिखाने की बजाय वो एकेडमी अच्छी है, टीचर अच्छे हों तो बहुत बढ़िया है। तो जो आपने बात की थी कि ये जो संगीत है ना, ये असल में रोज़गार लेने के लिए जो लोग करते हैं, तपस्या नहीं करते, रोज़गार लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब प्रोफेसर साहब ये हो गया कि रोज़गार के लिए गाना एक अलग चीज़ है, और भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखना या संगीत के बारे में पूरी जानकारी लेना ये और बात।
मैंने सुना है कि कई जो स्टार बन जाते हैं, संगीत के स्टेज स्टार बन जाते हैं, बड़े बड़े कलाकार बन जाते हैं, उनको भी बाद में ज़रूरत पड़ती है कि यार हमको सीखना था, हम पूरे सीखे नहीं हैं। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल ठीक बात है। जिनका नाम हो जाता है वो बाद में, कई लोग, मेरे पास भी कई लोग ऐसे आते रहे हैं, तो वो बाद में सोचते हैं कि संगीत को हम समझें, अब हमारा नाम हो रहा है, संगीत में हम समझें। वो कारण ये होता है कि परमात्मा की तरफ से संगीत कई जन्मों का खेल होता है। किसी पिछले जन्म में उन्होंने सीखा होता है तो इस जन्म में फल मिल रहा होता है, और संस्कार फिर वो बाद में अपने और बनाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम संगीत की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने संगीत ना बजाना, ना लोगों को दिखाना, ना गाना, कुछ भी नहीं दिखाया है प्रोफेसर साहब। कुछ और भी चले? अच्छा, चलो, चलना ज़रूर ज़रूर ज़रूर। लो जी प्रोफेसर साहब, करो शुरू जी। तो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा भजन सुना रहा हूँ ब्रह्मानंद जी का। वाह जी वाह, वाह कमाल कर देती। हाँ जी प्रहलाद साहब, कुछ हमको ऐसा भी कुछ संगीत में सुनाइए जो आजकल के बच्चों को भी समझ आ सके, जिसमें वो भी आनंद उठा सकें। हाँ जी, बात यह है कि मैं आपको एक गीत सुना रहा हूँ छोटा सा। न करता शिकायत जमाने से कोई, अगर भूल जाता भुलाने से कोई। चलो जी सुनते हैं। न करता शिकायत जमाने से कोई, अगर बाज आता सताने से कोई। तो किसी को ना कोई कभी याद करता, अगर भूल जाता भुलाने से कोई। अजब दास्ता बन के मैं रह गया हूँ,
न सुनता है जिसको सुनाने से कोई। ये आप गा के सुनाएंगे, ये आपका हाँ। अपना है या नहीं, किसी का फिल्म का है? ठीक है, संगीत ना फिल्म का नहीं है, अच्छा जी। ये अपनी तर्ज बनाई हुई और गीत किसी का है। यानी कि कंपोजिशन आपकी है बिल्कुल। और जो लिरिक्स है इसके वो किसी और ने लिखे हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, सुनाइए। हाँ, पक्का। न करता शिकायत जमाने से कोई, न करता शिकायत जमाने से कोई, अगर मान जाता मनाने से कोई, अगर मान जाता मनाने से कोई, न करता शिकायत जमाने से कोई, न करता शिकायत जमाने से कोई। किसी को न कोई कभी याद करता, लो जी प्रोफेसर साहब, आपसे गुजारिश है कि एक हमारे दर्शकों को आप कोई गज़ल भी सुनाएं जो आपकी मनपसंद की हो। तो एक गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चल कहीं और चल ऐ मेरे हमनशी, ठीक है जी, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, ठीक है जी। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हम हक हमारा नहीं। चल कहीं और चल ऐ मेरे हमनशी, चल कहीं और चल ऐ मेरे हमनशी, इस जमीन में अब अपना गुजारा नहीं, चल कहीं और चल ऐ मेरे हमनशी, इस जमीन में अब अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी अब हमारा नहीं, चल कहीं और चल ऐ मेरे हमनशी, इस समुद्र में अब अपना गुजारा नहीं। आज आए मगर कल चले जाओगे, आज आए जाओगे, ये मोहब्बत को मेरी गवारा नहीं, आज आए मगर कल चले जाओगे, ये मोहब्बत को मेरी गवारा नहीं, गवारा नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, 4 दिन का सहारा सहारा नहीं, चल कहीं और चल ऐ मेरे हमनशी, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। जाने किसकी लगन किसकी धुन में मगन, जाने किसकी लगन किसकी धुन में मगन, जा रहे थे मगर मुड़
के देखा नहीं, जाने किसकी लगन किसकी तुमने मगन, जा रहे थे मगर मुड़ के देखा नहीं, मुड़ के देखा नहीं। मैंने आवाज पर उनको आवाज दी, मैंने आवाज पर उनको आवाज दी। वो ये कहते हैं तुमने पुकारा नहीं, चल कहीं और चल है मेरे हमनशी, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी अब हमारा नहीं। ला 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 ला। वाह जी वाह। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, आज तो कांटों पे भी अपना हक हमारा नहीं। वाह क्या बात है प्रोफेसर साहब, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। लो जी प्रोफेसर साहब, हम आपसे फिर भी आगे हैं पूछने कुछ सवाल। जो हम सवाल पूछते हैं वे उन लोगों के लिए हम पूछना चाहते हैं हमसे जो संगीत के साथ जुड़ना चाहते हैं और संगीत के साथ सही तरीके से जुड़ना चाहते हैं। तो आप हमें उन लोगों के लिए कुछ बातें बताएं जो संगीत के साथ सही तरीके से किस तरह जुड़ सकते हैं कि एक मंजिल को प्राप्त कर सकें। तिवारी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मुझे जो आपका तरीका है ये भी बहुत अच्छा लगा। बात यह है, संगीत एक शब्द बहुत विस्तृत शब्द है। ये गाना बजाना नाचना इन तीनों कलाओं से मिलके संगीत बनता है। तो ये तो होगी टेक्निकल जो लैंग्वेज, उसकी परिभाषा ये 13वीं शताब्दी में पंडित शारंगदेव ने लिखी। खैर जो भी है, तो मैं संगीत की बात करता हूँ। इसमें वोकल और इंस्ट्रूमेंटल, गाना और बजाना सब कुछ है। संगीत असल में मेन 3 तरह का है हमारे सामने। एक शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के 2 भाग हैं, क्लासिकल म्यूज़िक शास्त्रीय संगीत और लाइट क्लासिकल म्यूज़िक यानी सुगम शास्त्रीय संगीत, यही हो गए। दूसरा है सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आता है गीत, गज़ल, भजन, शब्द, फिल्म गीत, फिल्मी म्यूज़िक के साथ फिल्म म्यूज़िक लग जाता है, भक्ति संगीत के साथ भक्ति संगीत लग जाता है। तो है सब संगीत के ये प्रकार, ये सुगम संगीत के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है लोक संगीत, जो हर प्रांत की अलग अलग भाषा में गीत होते हैं। आपको पता है कि रहना सहना, खाना पीना, बैठना उठना, शादी विवाह, मेले त्यौहार, ये सेलिब्रेशन जितने हैं, बहादुरी की कहानियाँ या जो भी लोक विरसे में हमारे है वो लोक संगीत हो गया। तो इन संगीतों में रुचि बनाना एक वाकई बहुत कठिन काम है। और मैं आज अपने इस चैनल के सभी श्रोताओं को एक बात स्पष्ट कर दूं कि शास्त्रीय संगीत सबसे उत्तम संगीत है। जिस संगीत का व्याकरण होगा वो कला होगी मुश्किल, पर अगर आप व्याकरण की स्टडी करके, व्याकरण को पढ़ के, व्याकरण के बारे में समझ के करते हैं तो उस जैसी उपयोगी चीज़ कोई नहीं है। तो शास्त्रीय संगीत जो है, इसके लिए एक शास्त्र है जिसके नियम हैं, जिस नियमों में रह के हमें उसको गाना बजाना पड़ता है। और उस गाने के साथ साथ स्वरों का ज्ञान, ताल का ज्ञान, लय का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरह से हम एक पढ़ाई में पहली से लेके 10वीं तक पढ़ते हैं, उसी तरह से समझ लीजिए शास्त्रीय संगीत भी संगीत में एक उत्तम चीज़ है जिसको हमने जानना है, जिसके बारे में पता करना है। और जिसको ये पता लग गया, समझ आ गई, वो इसमें
आगे तरक्की कर सकता है। तो शास्त्रीय संगीत यानी कंठ संगीत, कंठ संगीत के बारे में बता रहा हूँ। वोकल म्यूज़िक ये शास्त्रीय संगीत में ही गिना गया। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी है यानी बजाना, और वोकल मतलब गाना। तो सबसे उत्तम ग्रंथों में ये कहा गया है कि वोकल म्यूज़िक सबसे उत्तम है, कंठ संगीत सबसे उत्तम है, क्योंकि कान, दिमाग, गला, दिल सब में स्वरों का स्थान जो है वो निश्चित बैठ जाता है और सारी श्रुतियों की समझ आ जाती है और इंसान गाने बजाने लगता है अच्छी तरह से। अगर गाना आता है तो इंस्ट्रूमेंटल सीखना आसान है। ये विद्यार्थियों के लिए मैं ख़ास बता रहा हूँ। अगर आपका गला ठीक है तो वोकल म्यूज़िक सीखिए। वोकल म्यूज़िक सीखने के बाद आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आसानी से बजा सकते हैं। उसमें 50-60% की गुंजाइश होती है कि आपको मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती, आप 40% सीख के कामयाब हो सकते हैं। तो ये शास्त्रीय संगीत में कुछ नियम हैं कठोर, जिनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। ये बात ठीक है कि लोग शास्त्रीय संगीत को सुनना कम पसंद करते हैं। उसका कारण ये है कि उसमें थोड़ी हमारी साहित्य की कमी है। अगर साहित्य और निखर कर आ जाए तो लोग इसकी तरफ खूब खिंचे चले आएंगे। तो उसके बाद आ गया सुगम संगीत। हाँ, शास्त्रीय संगीत की दूसरी विधा है ठुमरी, दादरा और टप्पा। टप्पा हमारा ये पंजाब का नहीं, जो हम टप्पे गाते हैं वो नहीं, एक और टप्पा स्टाइल होता है। ये आप अगर सुन के देखेंगे तो तभी पता लगेगा। तो ये जो है ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, टप्पा, ये सब सुगम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। जिसने संगीत सीख लिया उसको ये सब पता चल जाता है और कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो उसके बाद सुगम संगीत। सुगम संगीत में ये स्वतंत्रता है कि उसमें कठोर नियम नहीं हैं। कठोर नियम ना होने की वजह से लोग जो मर्जी गाना, जो मर्जी कुछ गीत, गज़ल, भजन, शब्द गाते हैं। जिनके पास गला रूपी देन है परमात्मा की दी हुई, वो अच्छा उसको कॉपी करते हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं है वो भी कोशिश करते हैं किसको गाया जाए। आजकल वैज्ञानिक तौर पे एक बहुत अच्छी चीज़ चल पड़ी, क्रियोके जिसको बोलते हैं। तो आप क्रियोके के साथ बहुत प्रचार है, बड़े लोग अपनी सभाएं करते हैं क्रियोके के साथ। वो उसमें एक चीज़ है, अगर आपके पास वही चीज़ गला ठीक है, गला मधुर है, पिकअप अच्छा करते हैं, गाने का स्वभाव आपका है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्रियोके। और अगर ताल की आपको समझ है, अगर पूरी ये समझ है तो आप क्रियोके के साथ गाते हैं तो अच्छा लगता है। अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ कमांड में नहीं है, गला नहीं है कमांड में, स्वर नहीं कमांड में, या ताल का नहीं पता, तो क्रियोके ख़राब भी कर सकता है काम को। तो एक मिनट प्रोफेसर साहब, आजकल तो करियोके पे वो लोग गाना गा रहे हैं जिनको ना लिरिक्स बोलने आते हैं, ना ताल की समझ है, ना उनका सुर है, लेकिन वो उसके साथ गा के खुश बहुत होते हैं। क्या उनका भी कुछ उद्धार हो सकता है करियोके द्वारा? उनका उद्धार तब हो सकता है अगर वो संगीत की प्रॉपर किसी गुरु के पास अपने गले की परख कराएं। अगर वो गला ठीक होगा तो समझ से, कुछ साल की समझ से, 1.5 साल की समझ से वो अच्छा हो सकता है, गा सकते हों। पर मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास जो लोग सीखने आते हैं मैं उनका पहले देखता हूं कि उनका रुझान क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो जो तो संगीत कर सकते हैं उनको मैं कह सकता हूं आप लगाइए, संगीत करिए, लगिए, संगीत की क्लास अटेंड करो, फ़ायदा होगा। जो नहीं कर सकते उनको मैं कहता हूं कि आप अपना पैसा, टाइम वेस्ट मत करो। तो फिर वो उसी तरह से होता है, जो सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सब लोग इंजीनियर नहीं हो सकते, वकील नहीं हो सकते। तो अपना अपना काम है, संस्कार हैं, परमात्मा ने अलग अलग तरह के लोग भेजे हैं हमारे यहाँ, अलग अलग लोगों का हमारे पास सारा कुछ है। तो अगर ये सब कुछ अगर करना है तो सब कुछ होना चाहिए, तभी ठीक हो सकता है, नहीं तो अधूरा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं। बाकी लोक संगीत में भी यही हिसाब है कि अगर आवाज़ अच्छी है तो आप लोक संगीत भी गा सकते हैं, उसके लिए भी थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो
किसी अच्छे गुरु के पास जाके जो परख आपने की हो तो उस परख के अनुसार जो गुरु अच्छा हो उसके पास सीखिए, कुछ साधना कीजिए। मैं आमतौर पे ये मैच्योर लोग मेरे पास आते हैं तो उनको पूछता हूँ कितनी देर हो गई आपको पढ़ते हुए, कहते हैं 15 साल हो गए जी। मैं कहा यू आर परफेक्ट, आप क्यों परफेक्ट हैं? वो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा 5 साल संगीत में लगाओ आप, तो जो आप चाहोगे वो कुछ ना कुछ होगा। मैं तभी कहता हूँ अगर उनके रिसोर्सेज ठीक हों। तो ये मैं लंबा तिवारी साहब खींच के ले गया, पर ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं सब कुछ समझाऊँ सबको, तो इसलिए ये लंबा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जितनी नॉलेज आपको है संगीत की वो लोगों तक पहुंच जाए, यही हमारा अभिप्राय है आपकी इंटरव्यू लेने का, कि आपका साक्षात्कार तभी हम लोगों तक ले के जाके पहुंचा सकें कि लोग किस प्रकार से संगीत के साथ जुड़ सकते हैं। वही चीज़ हम आपसे लेना चाहते हैं लोगों के लिए, क्योंकि आज संगीत को लोगों ने इतना सरल समझ लिया है। वैसे तो संगीत यहाँ तक मुझे मालूम है कि हमारी सबसे पहले भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की जो सबसे पहली किताबें हैं वो वेद हैं, और पहला वेद ऋग्वेद है और दूसरा वेद सामवेद है। और सामवेद जो है वो बनाया ही इसीलिए गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत में कर जा सके। क्या मैं ठीक हूँ जी? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय 3 स्वर थे, स्वर, स्वरित, उदात, अनुदात और स्वरित, 3 स्वर थे, और 3 स्वरों में मंत्रोच्चारण होता था बड़े सुंदर ढंग से, और लोग मंत्रों का उच्चारण, वेदों का उच्चारण सभी इसी तरह से करते थे। अब मैं एक चीज़ आपको और थोड़ी सी बता दूं, जो आजकल हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल, इनमें संगीत को विषय के तौर पर रखा गया है। जिन लोगों ने इस संगीत की नींव विषय के तौर पर रखी, उनका सोचना ये था कि विद्यार्थियों को संगीत में कुछ ज्ञान मिले, आगे बढ़ें और संगीत का उद्धार, संगीत द्वारा अपना उद्धार करें और संगीत कला को चमकाएं। तो मैं सभी प्रिंसिपल, सभी हमारे जो टीचर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि बड़ी ईमानदारी से संगीत को चमकाइए, संगीत को सिखाइए, कुछ अलग टाइम दे के संगीत को तरक्की की तरफ ले जाइए। इसको कॉपी कल्चर मत बनाइए। कंठ संगीत के लिए कंठ साधना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के लिए हाथ की चुस्ती, उंगलियों की चुस्ती और स्वर की समझ, ये सब करवाइए। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो हर स्कूल या कॉलेज को, हर कॉलेज को और यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स देता है, और कहता है कि बाहर के जो टीचर, अच्छे टीचर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको बुला के लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन करवाइए। बहुत दुख की बात है कि बहुत कम लोग, कम कॉलेज के प्रिंसिपल ऐसा करते हैं, जो कि बहुत ही दयनीय दशा की तरफ हमारा ये बच्चों को हम ले जा रहे हैं। अगर सुनाएंगे नहीं, अगर बताएंगे नहीं अपने टीचर के अलावा, तो संगीत का बहुत बुरा हाल होगा। तो इस संगीत को ऊंचा करने के लिए, संगीत को बढ़ाने के लिए बड़ी ईमानदारी स्टूडेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल और संगीतज्ञ जो भी हमारे संगीत सिखाते हैं, उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए, ताकि संगीत हमारा वही स्थिति ले जो आज से 50-60 साल पहले थी। ये मेरा सोचना है। प्रोफेसर साहब, चलो अब हम इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल लोगों के लिए ऐसे पूछना भी चाहता हूँ कि जो कॉलेजों में, स्कूलों में संगीत सिखाया जाता है, क्या उससे कोई आदमी पूरा संगीत सीख सकता है, या गुरु चेला वाली परंपरा ही ज़्यादा कामयाब है? वाह वाह तिवारी साहब, क्या बात है, बहुत अच्छा। अब देख लीजिए, कॉलेज है, मान लो उसमें 100 स्टूडेंट्स ने बीए की सभी क्लासेस को मिला के संगीत लिया हुआ है, और उस 100 विद्यार्थियों में से मैं नहीं सोचता कि कॉलेज में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी इतना लायक हो जाएगा कि वो 2-3 साल में संगीत को अपनी
उन्नति का साधन बना सके। ये आजकल के जो सरकमस्टांसेस है उनके हिसाब से बड़ा मुश्किल है। संगीत एक ऐसी चीज़ है, अब आपको साफ बताऊं कि जिन घरानों में संगीत है, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो गर्भवती माँ जब होती है तो उसको अगर संगीत सिखाया जाए और संगीत के घर में वो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है तो उसके संस्कार संगीत में ज़रूर बनेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। संगीत परिवार में हो और संगीत के वो बच्चे के गुण जो हैं जब वो इस दुनिया में आएगा तो तभी से उसके अंग प्रत्यंग जो हैं बचपन में ही संगीत की तरफ काम करने शुरू कर लेंगे। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारे यहाँ जब बेटी हुई तो बच्चे आम तौर पे रोते हैं तो चुप नहीं करते। तो जब ये 6-7 दिन की बेटी थी तो रोती थी जब, तो मैं इसको अपनी गोदी में हारमोनियम में लेके गोदी में बैठता था तो हारमोनियम बजता था। वो एकदम आधा घंटा गोद में ही पड़ी रहती थी और बड़ा आनंद लेती थी। और वही मेरी बेटी अच्छी संगीतकार, संगीत में अच्छी समझ रखने वाली और गोल्ड मेडलिस्ट पंजाब की एमए उन्होंने किया। और मैं ये सोचता हूँ कि जो गुरु परंपरा जो है संगीत की, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो टीचिंग है उससे बहुत बेटर है, क्योंकि गुरु स्पेशल अटेंशन देते हैं बच्चों की तरफ। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको ये सुविधाएं नहीं मिलती। यहाँ तक कि गुरु अपने स्पेशल समय उनको देकर तरक्की करवाते हैं ताकि उनका भी नाम हो। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नाम की महिमा कम है, काम की महिमा भी कम है। इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी और गुरु परंपरा से जो तैयार किए हुए स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा सफल हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं वो सफल होने के लिए किसी ना किसी गुरु की शरण में जाते हैं, तब वो सफल होते हैं। मेरा तिवारी साहब ये जवाब है खास। ठीक है जी। प्रोफेसर साहब, जैसे मुझे लगता है, जब मैंने सुना है कि सेहत को अगर ज़िंदा रखना है तो उसके लिए संगीत जरूरी है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ जी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा संगीत आजकल पंजाब में चल रहा है, क्या ये हमारे सेहत का सही दर्पण आगे भविष्य में दिखा सकता है? या पंजाब में नहीं, पूरे भारत में या पूरी दुनिया में जो संगीत का आज स्वरूप बन चुका है, क्या ये सेहत का सही दर्पण आगे भविष्य में, आने वाले भविष्य में लोगों को बता सकेगा कि नहीं? ये एक गंभीर विषय बन चुका है कि नहीं? ये जवाब दीजिए। तिवारी साहब, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो और मुझे जवाब देने में दिक्कत तो नहीं है, पर हो सकता है सारे लोग मेरे से सहमत ना हों, पर किसी बात पे सारे लोग सहमत करना है बहुत मुश्किल। मेरे जो अपने विचार हैं या जो मैं सोचता हूँ संगीतकारों के विचार, मैं तो ये चाहता हूँ कि खुश होकर नाचना चाहिए कि नाच के खुश होना चाहिए। ये दोनों में से क्या सही है, कि नाच के खुश होना सही है या खुश होकर फिर नाच करना सही है? नहीं, देखो, उल्टा सीधा नाच कर खुश होना तो ठीक नहीं। जो नाचना ठीक है, जो मैनर्स हैं नाचने के, जो असूल हैं नाचने के, वो फॉलो करके आप अगर नाच रहे हैं। आज जैसा संगीत चल रहा है तो मुझे तो यही लगता है कि लोग नाच के खुश हो रहे हैं। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। असल में जो गाना है वो दिल की आंतरिक भावनाएं हैं। गाना जब आप गा रहे हैं उसके साथ नाचने के अधिक एक्शन जो हैं वो भारी ना पड़े। और गाना असल में जो बैठकर गाया जाता है वो अलग चीज़ है, गाना जो खड़े होके गाना वो अलग चीज़ है। हमारे शास्त्रीय संगीत में और सुगम संगीत में बैठकर चैन से गाते हैं, वो ठीक है, थोड़े बहुत एक्शन करते हैं अपने, वो इतने जायज़ हैं। बाकी ये है कि कुछ जो हमारा पंजाबी संगीत है, ख़ासकर पंजाबी संगीत की अपनी बहुत महानता है, और उसमें अगर हम वेस्टर्नाइज साज़ों को यूज़ करें और कॉर्ड सिस्टम को यूज़ करें संगीत के, तो वो एक हानिकारक है। और वैसे तो हर प्रांत का, हर देश का
हर जगह का संगीत जो है उसके नियम हैं। अगर हम नियमों से खिलाफ जाके कुछ भी करते हैं तो वो निंदनीय है और उस संगीत की अवनति के लिए वो बहुत ही उसका पार्ट अच्छा नहीं यानी होगा। कि संगीत की उन्नति नहीं अवनति करेगा। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए हमारे पंजाब का जो संगीत है अब वो फिल्मों में बेशक चला गया पर उसमें वेस्टर्नाइज यानी पाश्चात्य संगीत का बहुत असर होने लगा है। हमारे जो अपने साज हैं जैसे ढोलक है तो तबला है, सारंगी है, ये जो चीज़ें हैं इनका यूज़ कम हो रहा है। इसकी जगह हर जगह वो कीबोर्ड और दूसरी गिटार और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। इनका अपना महत्व है हमारे साज़ों का, ये कम नहीं होना चाहिए। मेरा यहाँ तक विचार है कि आज संगीत में पहरावा, दिखावा और नाच यही बच गया है। आजकल लोग इसी को अपना कल्चर मानने लगे हैं, इसी को संगीत मानने लगे हैं। ये कहाँ तक ठीक है? वो बिल्कुल गलत है। संगीत में ज़रूरी नहीं कि पहरावा हो, ज़रूरी नहीं है कि दिखावा हो, ये नहीं, भावनाएं होनी चाहिए। भावनाएं अंदर से निकलती हैं। क्या आप समझते हैं कि आज पंजाब में भावनाओं वाला संगीत चल रहा है? नहीं, भावनाओं वाला संगीत नहीं चल रहा। कहाँ तक ले जाएगा ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये संगीत? अगर ये इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा तो ये गिरावट की तरफ ले जा रहा है। अब खुदा या परमात्मा जानता है कि अब क्या होगा। वैसे मेरी आपके चैनल से सभी संगीतकारों से, गायकों से, अध्यापकों से और जो विश्वविद्यालयों में हैं, कॉलेज में, स्कूलों में जो टीचर हैं या लोग संबंधित हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि आप इस संगीत को ज़िंदा रखने के लिए जो इसके सही मापदंड हैं वो उनको अपनाएं और हमारा जो सांस्कृतिक जो भावनाएं हैं उनको आगे लाने के लिए पंजाब संगीत में बिगाड़ जो हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए आओ हम सब लोग मिलकर एक प्रयत्न करें और संगीत को, अपनी जो पुरानी परंपरागत चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए संगीत को गाएं बजाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तिवारी साहब, बहुत ही आपने अच्छे क्वेश्चन पूछे, बड़ा आनंद आ गया और लोगों पर इसका अच्छा असर हो, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आपने इतना टाइम निकाला और मुझसे बातचीत की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और हम फिर भी मिलते रहेंगे संगीत की तरक्की के लिए। और भी कई पक्ष हैं जिन पर बात की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो, अब काफ़ी लंबा हो गया प्रोफेसर साहब, बाद में बात करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से आप जैसे गुरु लोगों से, उस्ताद लोगों से, प्रोफेसर लोगों से, जो कि अब तक भी इस उम्र में इतनी अच्छी आवाज़ के साथ संगीत को प्रस्तुत करते हैं और हर कला आप में अभी तक जागृत है। लोग कुछ दिनों के लिए गाते हैं फिर छोड़ जाते हैं। जो पूर्णता है वो पूर्ण से ही आ सकती है। तो लोग खुद पूर्ण नहीं होते लेकिन किसी को सिखाने लग जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस संगीत को बचाए रखना आप लोगों का भी कर्तव्य है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें जिससे लोग सही संगीत के ऊपर लौट के आ सकें। यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जैसे गुरु लोगों को इस संगीत के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि लोग सही तरीके से संगीत के साथ जुड़ सकें। क्या आप आगे से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल तिवारी साहब, बात यह है कि आपका चैनल और भी कई चैनल वालों ने मेरे से बातचीत की है तो मेरे विचार कोई नहीं बदले वही हैं कि जो संगीत के लिए उचित हैं। बस सब लोग मिलके, संगीतकार और श्रोता और ऑर्गेनाइज़र्स और आप जैसे लोग जो चैनल चला रहे हैं वो इस तरह की चीज़ों को टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। संगीत अपनी चरम सीमा तक पहुंचेगा और अच्छे विद्यार्थी ज़रूर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया। अपनी जीवन की जो पूंजी है उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया और बहुत आपने हमें समय दिया। हम आपके बहुत धन्यवाद दिया लुधियाना दर्पण की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सबको, श्रोताओं को मेरा नमस्कार।